ब्रदर वोंग, प्लीज बी केयरफुल। मैं टाइम में वापस आ गया हूँ। मैंने शेन बुयू के सामने ही उसका पूरा वार्डरोब खाली कर दिया। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन वो अपने दिल में अच्छी तरह जानती थी अब उसके पास मेरे बगल वाले कमरे में रहने का भी हक नहीं रहेगा। ये सोचते ही वो लगभग अपने सारे आंसू बहा चुकी थी। ओरिजिनल स्टोरी लाइन में मेरे डैड को पता चल जाता है कि शेन बुयू मुझसे प्यार करती है, फिर वो जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवा देते हैं, लेकिन मैंने उसे कभी एक फ्रेंडली लुक तक नहीं दिया। मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद मैं उसे और भी ज्यादा नापसंद करने लगा। मैं तो उसके सामने दूसरी औरतों को भी घर ले आता था। धीरे धीरे मैंने अपनी ही कंपनी बर्बाद कर दी, लेकिन सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि शेन बुयू अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाएगी। उसी पल मुझे आखिरकार एहसास हुआ। मैंने कसम खाई कि पूरी जिंदगी मैं सिर्फ उसी से प्यार करूंगा। मैं उसे दोबारा कभी पहले की तरह इतना हम्बल नहीं रहने दूंगा। खैर, मैं ये क्या कर रहा हूँ? तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मन लगा के पढ़ाई करनी है? जाओ पढ़ाई करो। खाली वार्डरोब को देखते हुए शेन बुयू कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई और मैं भी उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो चुपचाप वहां से चली गई। उसे ऐसे ही भेजने के बाद मैंने उसके सारे कपड़े और टॉयलेटरीज उठाकर अपने कमरे में रख दिए। मैं मन ही मन सोचने लगा, अगर आज रात उसे पता चला कि उसे मेरे साथ एक ही कमरा शेयर करना है तो क्या उसके चेहरे पर अब भी वही शांति रहेगी? कमरा ठीक करने के बाद मैं लंच बॉक्स लेकर फांग फैमिली के लिए खाना देने निकल पड़ा। ऑफिस के अंदर जाने से पहले ही मैंने फांग फू को ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए सुन लिया। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था इसे एक्सेप्ट मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। अब देखो, हम फंड्स की कमी में फंस गए हैं। मेरे पास अभी इतनी लिक्विड कैपिटल नहीं है। क्या तुम मुझे मजबूर करना चाहते हो? ब्रदर इन लॉ, आप मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते। मेरी सिस्टर अब इस दुनिया में नहीं है। अब आप ही मेरे इकलौते ब्रदर इन लॉ है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे। क्या आप मुझे इस हालत में धकेलना चाहते हैं? ये सब सुनते ही मुझे तुरंत ओरिजिनल प्लॉट याद आ गया। मेरे अंकल की फंडिंग चेन पूरी तरह सूख चुकी थी। उन्हें तुरंत कैश फ्लो के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी। उस समय फांग फैमिली ने फाइनेंशियल मुश्किलों का हवाला देकर मना कर दिया था, लेकिन बाद में मेरे अंकल मेरे पास आए। उन्होंने समझाया कि फांग फू बहुत पेटी इंसान है और मैंने जबरदस्ती फांग फैमिली से पैसे दिलवाकर उसका नुकसान कवर करवाया। सबसे बेवकूफी वाली बात यह थी कि मैंने सच में ऐसा कर भी दिया। नतीजा ये हुआ, फांग ग्रुप की परफॉर्मेंस बुरी तरह गिर गई। उस दौरान फांग फू बहुत ज्यादा बिजी रहने लगा, यहाँ तक कि वो कंपनी में ही गिर पड़ा। दूसरी तरफ मेरे अंकल के परिवार ने फांग फैमिली के पैसों से खूब दौलत कमा ली और शिया ग्रुप भी उसी दौरान बन गया। जब भी इन लोगों को तुम्हारी मदद चाहिए होती तो वो फांग फू को ढाल की तरह इस्तेमाल करते थे, जब आपको मुझे इतनी दूर तक लात मारने की भी जरूरत नहीं थी। मुझे याद है कि फांग फू के बीमार पड़ने के बाद वो मदद मांगने के लिए मेरे अंकल के पास गया था, लेकिन मेरे अंकल पलटकर मेरे सामने ही रोने लगे। मैं इतना भोला और बेवकूफ था कि मैंने सच में उनकी बातों पर यकीन कर लिया। बाद में मुझे पता चला कि शाह ग्रुप दूसरे लोगों से आगे कैसे निकल पाया। वो लगातार दूसरे लोगों का फायदा उठाकर ही आगे बढ़ा था। ये सब सोचकर मैं जानबूझकर पीछे हट गया। मेरे अंकल के जाने के बाद ही मैं ऑफिस के अंदर गया। क्या बात है डैड, आप इतनी गहरी सांसें क्यों ले रहे हैं? आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आ गए? मैं बिना किसी वजह के कभी नहीं आता। मुझे देखो, फांग फू का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। डैड, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जल्दी खाना खाइए। शाओ क्यों, तुम अचानक मेरे लिए खाना क्यों लेकर आई? क्या तुम्हारे अंकल ने तुमसे कुछ कहा? क्या मेरे अंकल मुझसे मिलना चाहते हैं? मुझे नहीं पता। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? ओह अच्छा है, लेकिन सच में एक बात है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे एक बहुत टैलेंटेड इंसान मिला है। सच कहूं तो उसे हायर न करना बहुत अफसोस की बात होगी, इसीलिए मैं खास तौर पे आपको बताने आया हूँ। अच्छा, मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा कोई बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिर उसे यहाँ भेज दो। थैंक यू डैड। बाद में आपको पता चल जाएगा कि लोगों को पहचानने में मेरी नजर कितनी अच्छी है। अच्छा, तो बताओ शेन बुयू में आखिर क्या खराबी है? शेन बुयू हर मामले में अच्छी है। पहले मेरी ही गलती थी, अब मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। उधर जब मैं खाना देने गया हुआ था, शेन बुयू ठंडे चेहरे के साथ व्हील चेयर पर बैठकर पूरे विला के खाली कमरों में अपना नया रहने का कमरा ढूंढ रही थी। पूरा ढूंढने के बाद भी उसे अपने कपड़े भी नहीं मिले। आखिर में वो सिर्फ अपने कमरे में वापस लौट सकती थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं आखिर उसे कहाँ भेजने वाला हूँ। वो यही सोच रही थी कि तभी थोड़ी देर बाद उसे बाहर एक कार के आने की आवाज सुनाई दी, इसलिए वो जल्दी से खिड़की के पास चली गई। सिर्फ एक नजर में उसने पहचान लिया कि वो मेरी कार है। वो खिड़की के सहारे खड़ी हो गई।
सिर्फ मुझे एक बार और देखने के लिए। घर लौटने के बाद मैं लंच बॉक्स लेकर किचन में चला गया। रुक जाओ, मॉम को धोने दो, अपने हाथ गंदे मत करो, ये तो बस एक लंच बॉक्स है, तुम्हारे हाथ भी हाथ ही है। मैंने मुस्कुराकर मना कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि घर के लिए एक हाउसकीपर हायर कर लूं, ताकि उन्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़े। मैं उन्हें ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए भी ले जाना चाहता हूँ। उन्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ओरिजिनल स्टोरी लाइन में मैं शेन बुयू से नफरत करता था, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी उसे पसंद नहीं करती थी। लेकिन उसके डैड और मॉम की दोबारा शादी हुई थी, मैं उन्हें सीधे घर से बाहर नहीं निकाल सकता था। इसी वजह से मैंने उस प्रीस्टेस को भी कभी अच्छी नजर से नहीं देखा। अगर तुम आदेश दे सकती हो तो एक नौकर की तरह काम भी करो। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो फांग फैमिली बिल्कुल सही थी। बचपन से बिगड़ा हुआ मैं सच में इंसान कहलाने के लायक भी नहीं था। अच्छी बात यह रही कि भगवान ने मुझे एक और मौका दे दिया। मैंने प्रीस्टेस से इन दोनों बातों के बारे में कहा। उसने बस मुस्कुराकर जवाब दिया। मैंने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कुछ नहीं कहा। लंच बॉक्स धोने के बाद मैं अपने कमरे में वापस लौट आया। फिर मैंने देवी के लिए आगे की प्लानिंग शुरू कर दी। साथ ही मुझे ये भी याद आया कि मैंने सिर्फ 3 दिन की छुट्टी ली थी। मैं जल्द ही स्कूल जाने वाला हूँ। जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक्स निकालो और रिव्यू करो। टाइम में वापस आने के बाद मैंने फाइनेंस सीखने का फैसला किया, ताकि दोबारा किसी के स्कैम का शिकार न बनो। ओरिजिनल स्टोरी लाइन में मैं सच में बहुत बेवकूफ था। सिर्फ उसके साथ रहने के लिए मैं विदेश जाने का मौका तक छोड़ दिया। यहाँ तक कि मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ी। चीन लौटने के बाद मैंने लू झाओयाओ की कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने में और भी ज्यादा मेहनत की। लेकिन आखिर में उन्होंने पलटकर फांग ग्रुप के सारे पैसे हड़प लिए। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने आखिर पानी पीने का बहाना बनाकर नीचे जाने का फैसला किया। देखूं तो सही वो क्या कर रहा है। उसने अपने लिए एक गिलास पानी डाला। मैंने पूरे कमरे में नजर घुमाई, लेकिन मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या वो पहले ही अपने कमरे में ऊपर जा चुका है? इतनी जल्दी कैसे? शेन बुयू को थोड़ा दुख हुआ। उसने चुपचाप पानी पी लिया और खास तौर पर गिलास भी अच्छी तरह धो दिया। तब जाकर वो धीरे धीरे और मन मारकर ऊपर चली गई। उसी समय शेन की मॉम वहां आ गई। तुम अभी भी नीचे पानी पीने क्यों आई हो? क्या मॉम तुम्हारे लिए ऊपर पानी नहीं लाई थी? शेन बुयू एक पल के लिए रुक गई। उसने व्हीलचेयर आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं भूल गई थी। जब शेन बुयू कमरे में वापस लौटी, मेरी नजर टेबल पर रखे पानी के जग पर पड़ी। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं शर्म से सिर तक नहीं उठा पा रही थी। वो अभी तक वापस नहीं आया। तभी दरवाजे पर आवाज आई। अगले ही पल मैंने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। मैं सीधे किताबों के ढेर के पास गया और कुछ ढूंढने लगा। उसी वक्त मैंने मुड़कर देखा और मेरी नजर शेन बुयू से मिली। मैं सीधा उसके बिल्कुल पास चला गया। क्या देख रही हो? क्या मेरे चेहरे पर कांटे उगे हुए हैं? अचानक इतना पास आया चेहरा देखकर शेन बुयू पूरी तरह सन्न रह गई। कुछ सेकंड बाद उसे सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत होने लगी। मेरी तेज नजर तुरंत उसके लाल हुए कानों पर पड़ गई। मैंने जानबूझकर उसे छेड़ते हुए कहा, शेन बुयू, तुम्हारे कान इतने लाल क्यों हो गए हैं? इतना कहते हुए मैंने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को हल्के से पकड़ लिया। शेन बुयू घबरा गई। उसने बिना सोचे समझे मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने मुझे छू लिया है, वो घबराकर तुरंत मेरा हाथ छोड़ बैठी। मेरे हैरान चेहरे को देखकर वो तुरंत घबरा गई। उसने सिर झुका लिया और बहुत संभल कर माफी मांगी। ब्रदर फांग, आई एम सॉरी। मेरा आपको छूने का कोई इरादा नहीं था। मैं नाराज नहीं हूँ। ये सुनते ही शेन बुयू ने तुरंत सिर उठा लिया, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। मुझे थोड़ा शक हुआ। मैंने उसके सामने हाथ हिलाया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तब जाकर जैसे उसे होश आया, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बस झुककर उसके माथे पर हल्के से किस कर दिया। शेन बुयू से बात करने के बाद मैं किताब लेकर बाहर निकल गया। खाने का समय हो गया। फांग शाओताओ अपनी छोटी छोटी टांगों से दौड़ती हुई आई। वो सबको खाने के लिए बुला रही थी। आवाज सुनते ही मैंने दरवाजा खोल दिया। मैंने फांग शाओताओ को गोद में उठाया और बाहर चल पड़ा। पड़ोस में किसी ने आंटी को आवाज दी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि शेन बुयू अब भी उसी हालत में थी जैसी मैं दोपहर में छोड़कर गया था। क्या मैंने इसे किस करके सच में पागल कर दिया? शाओताओ पहले नीचे चली गई ताकि मॉम की टेबल लगाने में मदद कर सके। ठीक है, मैं फिर से झुक गया और शेन बुयू के माथे पर एक और किस कर दिया। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। तब जाकर शेन बुयू जैसे होश में आई। उसकी आंखें हल्की सी हिली और उसने सिर हिला दिया। ब्रदर, मैं वापस आ गया। जब हम दोनों नीचे गए, फांग शाओताओ ने उलझन भरे चेहरे से पूछा, ब्रदर, आपने मुझे पहले नीचे क्यों भेज दिया? क्योंकि तुम्हारी सिस्टर अभी एक बहुत जरूरी बात के बारे में सोच रही थी। हम उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तुम्हें पहले नीचे जाकर
मॉम की टेबल लगाने में मदद करने के लिए कहा। हमारी लिटिल पीच सबसे अच्छी लड़की है। मैंने मुड़कर पीछे खड़ी शेन बुयू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन मुझे क्या पता था कि जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद फांग शाओताओ हाथ धोते ही दौड़कर मेरे पास आ गई। ब्रदर, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? बिल्कुल बैठ सकती हो। मैंने उसे उठाकर अपने पास वाली कुर्सी पर बैठा दिया। इस छोटी सी शैतान को ब्रदर क्या मिला? ये तो अपने डैड, मॉम और सिस्टर तक को भूल गई। क्या तुम तीनों एक दूसरे को खाना खिलाने वाले हो? मैंने अपनी सिस्टर की प्लेट में खाना रखा और मेरी सिस्टर ने भी मेरी प्लेट में खाना रखा। और क्या खाना है? ये कहते हुए फांग शाओताओ ने अपना छोटा सा बाउल मेरी तरफ बढ़ा दिया और सामने रखे खाने की तरफ उंगली करके बोली, मुझे ये और ये खाना है। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने एक एक करके उसकी पसंद की सारी डिशेस उसकी प्लेट में रख दी। ये देखकर देवी से रहा नहीं गया। फांग शू, इसकी प्लेट में और खाना मत रखो, ये इतना नहीं खा पाएगी। मैं खा लूंगी, मैं बाद में सब खत्म कर दूंगी। ये देखकर देवी मुस्कुरा दी। तो फिर खा चुकी हो, अपने ब्रदर से और खाना डलवा लो। फांग शाओताओ ने नाखुश होकर सिर झुका लिया और चुपचाप खाना खाने लगी। मैं उसकी शक्ल देखकर हंसी नहीं रोक पाया। लिटिल पीच कितनी क्यूट है। शेन बुयू चुपचाप अपना खाना खाती रही। पता नहीं वो क्या सोच रही थी। थोड़ी ही देर में फांग शाओताओ ने अपना छोटा सा बाउल ऊपर उठा दिया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर उसकी तारीफ की। लिटिल पीच बहुत अच्छी है, उसने सब कुछ खत्म कर दिया, चावल का एक दाना तक बर्बाद नहीं किया। डिनर के बाद फांग शाओताओ अपने किंडरगार्टन की टेक्स्ट बुक्स लेकर आ गई और बड़े गर्व से मुझे दिखाने लगी। ब्रदर देखिए, मेरे टेस्ट में 100 पॉइंट्स आए हैं। वक्त बहुत जल्दी बीत गया। देखते ही देखते शाओताओ के सोने का समय हो गया। उसी समय देवी नीचे आई। शाओताओ, चलो अब जाकर बात ले लो, थोड़ी देर और खेलते हैं। नहीं, तुम्हें कल स्कूल भी जाना है। उसे कितना भी मनाया, वो मानी ही नहीं। आखिर मुझे उसे छोड़ना ही पड़ा। लेकिन किसे पता था कि फांग शाओताओ अचानक फिर से मेरी बाहों में आकर लिपट जाएगी। उसने बहुत संभल कर मेरी तरफ देखा। ब्रदर, क्या आप कल फिर से पहले जैसे हो जाएंगे? ये सुनते ही मेरी नाक में हल्की सी चुभन होने लगी। अब समझ आया कि वो पूरी शाम मुझसे चिपकी क्यों हुई थी। असल में उसे डर था कि कल से मैं फिर उससे पहले की तरह बात नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं, अब से तुम्हारा ब्रदर हमेशा तुम्हारे साथ खेलेगा। ये सुनते ही फांग शाओताओ खुशी से मुस्कुरा उठी। तब जाकर वो मन मारकर देवी के साथ ऊपर चली गई। उसके जाने के बाद मैं भी ऊपर चला गया, लेकिन पूरे समय कमरे में रुकी रही शेन बुयू के लिए। ये सब काफी मुश्किल था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अब मेरा नया कमरा कौन सा है। नहाने के बाद मैं शेन बुयू के कमरे में गया, लेकिन मैंने देखा वो अकेली व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। उसे उस हालत में देखकर मेरे दिल में हल्का सा दर्द हुआ। मैं उसके पास गया और पीछे से उसे गले लगा लिया। ब्रदर फांग, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने भी उसके जवाब का इंतजार नहीं किया और तुरंत उसे छोड़ दिया। फिर मैं उसे व्हीलचेयर समेत नए कमरे में ले आया। इसके बाद मैंने कहा, अब से ये तुम्हारा कमरा है। नहीं, मैं गलत था। अब से ये हम दोनों का शेयर किया हुआ कमरा होगा। शेन बुयू ने सिर झुका लिया। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो मुड़कर बाथरूम चली गई। मैं दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया और अपने पिछले जन्म की बातें याद करने लगा। उसके साथ रहना बस हाथ पकड़ने तक ही सीमित था। पहले मुझे लगता था कि वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो हमारे रिश्ते को बहुत महत्व देता है, लेकिन बाद में मुझे समझ आया ये सब सिर्फ मेरी अपनी विशफुल थिंकिंग थी। शुरू से लेकर आखिर तक वो सिर्फ आन लान से ही प्यार करता था। इस जन्म में कृपया फिर से मुझे चोट मत पहुंचाना। शेन बुयू काफी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आई। शेन बुयू, क्या तुम ठीक हो? इतनी देर क्यों लग रही है? बस अभी हो जाएगा। ज्यादा देर नहीं हुई कि बाथरूम का दरवाजा खुल गया। शेन बुयू व्हीलचेयर चलाते हुए बाहर आ गई। तुम बाल सुखाए बिना ही बाहर क्यों आ गई? शेन बुयू हकलाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कहां से शुरू करे। ये देखकर मैंने हल्की सी सांस छोड़ी और मजबूर होकर तौलिया लेने चला गया। मैंने शेन बुयू को ड्रेसिंग टेबल के सामने ला दिया और हेयर ड्रायर से उसके बाल सुखाने लगा। बाल सुखाने के बाद मैंने पहले उसे बेड के किनारे पहुंचा दिया। जब मैं नहा के वापस आया और बेड पर लेटा, तब तक शेन बुयू पहले से ही बेड पर लेटी हुई थी। बस वो मुझसे थोड़ी सी दूरी पर थी। अगली सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, शेन बुयू की भी अभी अभी नींद खुली थी। पता नहीं कब हम दोनों एक दूसरे से लिपटकर सो गए थे। तुम कब जागी? अभी थोड़ी देर पहले। शेन बुयू का जवाब हमेशा की तरह बहुत छोटा था। वो वैसे भी ज्यादा बातें करने वाली इंसान नहीं थी। मुझे उसे छेड़ने का मन हुआ। मैं थोड़ा उसके करीब झुका और धीरे से उसके गाल को छू लिया। मैंने देखा उसके कानों के सिरे फिर से हल्के लाल हो गए थे। ये देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। थोड़ी देर बाद तैयार होने के बाद
मैं शेन बुयू को व्हील चेयर पर नीचे ले आया। उस समय सब लोग अभी नाश्ता करना शुरू ही कर रहे थे। मुझे देखते ही फांग शाओताओ खुशी से उछल पड़ी। ब्रदर, इधर आकर बैठिए। मैं मुस्कुराते हुए शेन बुयू को वहां तक ले लिया और शाओताओ के बगल में बैठ गया। जब लगभग नाश्ता खत्म होने वाला था तभी फांग शाओताओ अचानक बोली, ब्रदर, अगर आपका और सिस्टर का डिवोर्स हो गया तो आप मुझसे शादी कर लेना। ये सुनते ही मैं पूरी तरह चौंक गया। ये कैसी अजीब बात है। मिस्टर फांग दूध पीते पीते खांस पड़े, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसी समय शेन बुयू चुपके से मेरी तरफ देख रही थी और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। फांग फू ने तुरंत फांग शाओताओ की बात बीच में काट दी। ठीक है, अब खाना खाओ, बाद में स्कूल के लिए लेट मत हो जाना। फांग शाओताओ ने नाखुश होकर होठ फुला लिए। मैं मुस्कुराया और उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरा। थोड़ी देर में तुम्हारा ब्रदर खुद तुम्हें स्कूल छोड़ने जाएगा। फांग शाओताओ तुरंत फिर से खुश हो गई। हाँ, बहुत बढ़िया। अपनी छोटी सिस्टर को स्कूल छोड़ने के बाद मैं घर वापस आया और देवी को ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए बाहर ले गया। शुरुआत में देवी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैं लगभग जबरदस्ती उन्हें बाहर लेकर गया। कैसा लग रहा है ना? मैंने आपके लिए मेंबरशिप कार्ड भी बनवा दिया है, उसमें पैसे भी टॉप अप कर दिए हैं। जब भी समय मिले मेंटेनेंस के लिए आती रहिएगा। मेरे पैसे बर्बाद मत करो। मॉम अब बूढ़ी हो गई है, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। आंटी ने ऐसा कहा, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाद मैं शेन की मॉम का इंतजार करने के लिए एक मसाज चेयर पर बैठ गया। मेरा मूड और भी अच्छा हो गया। दोबारा जन्म लेना कितना अच्छा होता है। इस बार मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह एंजॉय करूंगा, कचरे जैसे लोगों से दूर रहूंगा और अपने परिवार की रक्षा करूंगा। उधर आन लान मिल्क टी शॉप में एक लड़की को बहला फुसलाकर अपने पक्ष में कर रही थी। तुम मेरे परिवार की हालत जानती हो। मेरे डैड की कंपनी पूरी तरह मेरे अंकल पर निर्भर है। फांग शिउ तुम्हें बहुत पसंद करता है। क्या तुम मेरी मदद करके उससे छुटकारा दिला सकती हो? अगर वो नाराज हो गया और मेरे अंकल से शिकायत कर दी तो मेरे डैड का बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। आन लान लगातार मेरी बुराई करती रही। उसने खुद को एक मासूम और सताई हुई लड़की की तरह दिखाया। उसकी बातें सुनकर लू झाओयाओ के मन में उसे बचाने की इच्छा और भी बढ़ गई और मेरे लिए उसके दिल में सिर्फ नफरत बची। उसने दर्द भरे चेहरे के साथ आन लान का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, मैं तुम्हारी उससे एक बार और मुलाकात करवा दूंगा, लेकिन मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुम जानती हो मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। आन लान ने खुश होने का नाटक किया। झाओयाओ, थैंक यू। इसके बाद दोनों ने थोड़ा और दिखावा किया। फिर उसने लू झाओयाओ के फोन से फांग शू को एक मैसेज भेजा। फांग शू, शनिवार को मिलते हैं। उधर मैं किचन में सबकी मदद कर रहा था और अपना फोन लिविंग रूम की कॉफी टेबल पर रख दिया था। उसी समय मेरे फोन की रिंग बजी। स्क्रीन जल उठी। शेन बुयू ने यूं ही एक नजर डाली और लू झाओयाओ का मैसेज देख लिया। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। मैं आंटी की टेबल लगाने में मदद कर रहा था। फिर मैं लिविंग रूम में आया और शेन बुयू को खाने के लिए बुलाया। मैं उसे व्हीलचेयर से ले जाने ही वाला था, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। मुझे मत धक्का दीजिए, मैं खुद चला जाऊंगी। ये सुनकर मुझे लगा शायद उसका सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गया, इसलिए मैंने जोर नहीं दिया। लेकिन मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे डाइनिंग टेबल तक गया। आंटी खुशी खुशी मेरे बनाए हुए खाने की तारीफ करने लगी। ये पहली बार है कि इसने खाना बनाया है। मैंने उम्मीद भरी नजरों से शेन बुयू की तरफ देखा। आखिर ये मेरा पहला मौका था। हालांकि उसकी मॉम ने मुझे गाइड किया था, लेकिन शायद स्वाद इतना अच्छा न हो। अगर अच्छा न लगे तो जबरदस्ती मत खाना। शेन बुयू ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चॉपस्टिक्स उठाई और एक निवाला खाया। मैंने उसकी आंखों में आया बदलाव साफ देख लिया, जिसे वो छिपा नहीं पा रही थी। मेरे बनाए हुए सारे व्यंजन बहुत जल्दी खत्म हो गए। ये देखकर मैं काफी खुश हुआ। लगता है खाना सच में अच्छा बना था। डिनर के बाद शेन की मॉम ने मुझे किचन से बाहर निकाल दिया। मेरे पास शेन बुयू के साथ ऊपर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं अपने कमरे में लौट आया और शेन बुयू अपने पुराने कमरे में चली गई। शुरुआत में मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा वो पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन जब मैंने अपने फोन पर आया मैसेज देखा तो मुझे सब समझ आ गया। शेन बुयू ने वो मैसेज देख लिया था और उसे गलत फहमी हो गई। मैं थोड़ा घबराकर बिस्तर से उठ बैठा। लगता है मेरी वाइफ चल रही है। मैंने दरवाजा खोला और उसे मनाने के लिए उसके कमरे में चला गया। जैसा मैंने सोचा था, शेन बुयू पढ़ाई नहीं कर रही थी। वो बस कंप्यूटर डेस्क के सामने बैठी कहीं खोई हुई थी। मैं सीधा उसके पास चला गया और उसे वापस कमरे में ले आया। कमरे में लौटने के बाद शेन बुयू ने नाराज चेहरे से मुझे देखा। मुझे और भी काम है, आप मुझे वापस क्यों ले आए? मैंने उसे मना करने का कोई मौका नहीं दिया। मैंने उसे सीधे उठाकर बेड पर बैठा दिया। क्या हुआ? बाकी काम थोड़ी देर बाद भी हो सकते हैं। अभी दोपहर में सोने का समय है।
मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सोना नहीं चाहती। शेन बुयू उठकर जाने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उसे जाने नहीं दिया। लेकिन मुझे नींद आ रही है, तुम मेरे पास नहीं होती तो मुझे नींद नहीं आती। मेरे साथ सो जाओ। ठीक है। मेरी वाइफ के इतना कहने के बाद भी जब शेन बुयू ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो मैंने उसे कई बार और पुकारा। शेन बुयू वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। मैं मुस्कुरा दिया, फिर मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और हम दोनों चैन से सो गए। अगली सुबह जागते ही मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कल मेरे फोन के मैसेज देखे थे? हाँ। नहीं, शेन बुयू ने जोर देकर इनकार कर दिया। मैंने तुरंत उसका झूठ पकड़ लिया। तुम झूठ बोल रही हो, मेरी आंखों में देखकर बोलो। शेन बुयू बेबस हो गई। आखिर उसे सच बताना ही पड़ा। मैंने बस एक नजर देखी थी, वो कुछ शब्द देखकर मुझे समझ आ गया। मैंने अपना फोन निकाल लिया। तो यही वजह है कि तुम नाराज थी। शेन बुयू ने मुझे घूर कर देखा। उसका रिएक्शन देखकर मैं मुस्कुरा दिया। फिक्र मत करो शेन बुयू, इस दुनिया में मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए ही जगह है। उधर रात में अंकल सोफे पर बैठे गहरी सांसें भर रहे थे। अब क्या करें? मेरे जीजा जी किसी भी हालत में मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। लगता है मुझे सब छोड़कर चले जाना चाहिए, ताकि तुम्हारी आंटी भी मेरी वजह से मुसीबत में न फंसे। ये सुनते ही आंटी गुस्से से खड़ी हो गई। दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, ये सब करने से क्या होगा? क्या तुम किसी ऊंची बिल्डिंग से कूदकर मरने वाले हो? हमारी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। क्या तुम चाहते हो कि हम भूखे मरे? मैं तो अभी भी तुमसे बहुत सारे पैसे कमाने की उम्मीद लगाए बैठी हूँ। इतनी सी बात पर मरने की बातें मत करो, जरा अपना दिमाग इस्तेमाल करो। ये सुनते ही अंकल खुशी से खड़े हो गए। वो तुरंत आगे बढ़े और आंटी का हाथ पकड़ लिया। हनी, तुम्हारे पास कोई तरीका है? जल्दी बताओ क्या करना है। आंटी ने भौं उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बेवकूफ हो। अगर तुम उससे पैसे उधार नहीं ले सकते तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसके ब्रदर इन लॉ हो। अगर रिश्ता बदल जाए तो बात अलग होगी। हनी, तुम तो जीनियस हो। अंकल इतने खुश हो गए कि उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाल लिया। मैं अभी फांगशियू को कॉल करता हूँ, वो हमारी बात सबसे ज्यादा सुनता है। ये कहकर उन्होंने तुरंत फोन मिला दिया। दूसरी तरफ आन लान अभी भी लू झाओयाओ के साथ थी। दोनों फिर से मिल्क टी पी रहे थे और उसके बाद मूवी भी देखी। दोनों साथ साथ चलते हुए रेजिडेंशियल एरिया के गेट तक पहुंचे। लू झाओयाओ ने मुड़कर, आन लान, आज मेरे साथ मूवी देखने के लिए थैंक यू। आन लान ने उसकी तरफ बड़े प्यार से देखा। मुझे भी वो मूवी बहुत पसंद आई, लेकिन उसका एंडिंग मुझे पूरी तरह पसंद नहीं आया। मेल प्रोटैगनिस्ट आखिर में अपना पहला प्यार खो बैठा। सच में बहुत अफसोस की बात है। लू झाओयाओ ने भी अफसोस से सिर हिलाया। सच में बहुत अफसोस हुआ। कितनी दुख की बात है। अगर मैं कभी किसी रिलेशनशिप में हुआ तो शुरुआत से आखिर तक मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये सुनकर आन लान ने लू झाओयाओ की तरफ हल्की सी मुस्कान दी। लू झाओयाओ, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। लू झाओयाओ ने सिर हिलाया, फिर धड़कते दिल और खुशी से भरे चेहरे के साथ वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर आन लान के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। बस कुछ और दिन सब्र करना है। जब फांगशियू और लू झाओयाओ विदेश चले जाएंगे तब शेन बुयू सिर्फ मेरी होगी। उधर बेडरूम में शेन बुयू ने पीछे से मुझे गले लगा लिया। उसके चेहरे पर शिकायत साफ दिखाई दे रही थी। आप मुझे सोते वक्त अपनी बाहों में क्यों नहीं लेते? मैं ये कैसे कहता कि मैं डर गया था। दोपहर में जिसे मैंने छेड़ने की सोची थी, आखिर में वही मुझे छेड़कर कंफ्यूज कर गई। ब्रदर फांग, शेन बुयू ने पीछे से बड़ी बेचारगी से मुझे पुकारा। तभी मुझे एहसास हुआ कि शेन बुयू शुरू से ही नाटक कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही मेरा दिल फिर भी पिघल गया। पिछले जन्म में उसने मेरे लिए जो कुछ भी चुपचाप किया था, उसे याद करके मुझे उसके लिए और भी बुरा महसूस होने लगा। मैं सिर्फ सोच ही सकता था कि उस समय वो कितनी निराश रही होगी। अब समझ आया कि बाद में उसकी टांगों की हालत और क्यों बिगड़ गई थी। उसने इलाज छोड़ दिया था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है उसने सिर्फ इलाज ही नहीं छोड़ा था, उसने तो सब कुछ छोड़ दिया था। ये सोचते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं मुड़ा और शेन बुयू को कसकर गले लगा लिया। शेन बुयू, भविष्य में चाहे कुछ भी हो, तुम कभी अपनी जिंदगी से हार मत मानना। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छी तरह जियो। मुझसे वादा करो, ठीक है? लेकिन शेन बुयू के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। तो मुझे किस कीजिए, मैं मान जाऊंगी। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शेन बुयू का एक्सप्रेशन अब भी वैसा ही था। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। वो हल्का सा चौंक गई, फिर धीरे धीरे वो मेरे और करीब आ गई। मैं भी चुपचाप उसके साथ लगा रहा। कुछ देर बाद शेन बुयू ने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, फांगशू, मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। फिर पता नहीं मैं क्या कर बैठूं। ये सुनकर मैं एक पल के लिए चौंक गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि शेन बुयू
ये बात पूरी गंभीरता से कह रही थी। वो सच में कोई पागलपन भरा कदम उठा सकती थी। ये सोचते ही मेरे शरीर में अनजाने में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल मुझे अपने उस रिएक्शन पर पछतावा हुआ। मेरी वही अनजानी हरकत गलत समय पर हो गई थी। शेन बुयू जरूर इसका गलत मतलब निकाल लेगी। मैंने तुरंत उसे फिर से कसकर गले लगा लिया ताकि उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं। शेन बुयू, हम हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनकर शेन बुयू की आंखों में हल्की सी हलचल हुई। उसने धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, आज जो तुमने कहा है उसे हमेशा याद रखना। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शेन बुयू आखिर क्या सोच रही थी। अगली सुबह तैयार होकर मैं नीचे आया। मुझे देखते ही फांग शाओताओ ने चिंता से पूछा, ब्रदर, आपके होंठ को क्या हुआ? मैंने तुरंत अपना मुंह ढक लिया।